हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या पढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको बता दूं पहले ही कि हम लोग पढ़ते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण किन किन प्रकार के होते हैं, यानी कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग कुछ और प्रकार के मिश्रण पढ़ते हैं, जैसे निलंबन क्या होता है, विलयन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है। मिश्रण के घटकों को अलग अलग किन किन विधियों द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि मिश्रण और यौगिकों में क्या डिफरेंस है, तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपसे ये निवेदन है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई सा भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की बिना देरी के। चैप्टर का नाम है हमारा दोस्तों क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो पहले तो ये बात करें कि शुद्ध पदार्थ होने का क्या मतलब होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो वैज्ञानिक एक शुद्ध पदार्थ तब कहता है जब वो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, अर्थात पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, एक ही रासायनिक प्रकृति के। यानी कि जल है तो सारे के सारे अणु उसके अंदर जल के हैं, कोई सा भी अणु जो है किसी और पदार्थ का नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये पदार्थ है कैसा है, शुद्ध है। और दूसरा इसका उल्टा होता है अशुद्ध पदार्थ। लेकिन अशुद्ध पदार्थ को हम लोग अशुद्ध ना कह के क्या नाम देते हैं, हम लोग मिश्रण नाम देते हैं, मिक्सर नाम देते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर सभी संघटक समान रासायनिक प्रकृति के नहीं होता। यानी कि मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलके बना होता है, इसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। बहुत से मिश्रण हो सकते हैं। मिश्रण ठोस पदार्थ का भी हो सकता है जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। मिश्रण गैसों का भी होता है, जैसे हम लोग वायु है, वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वायुमंडल के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जैसी कई गैसें हैं, तो हमारी वायु एक प्रकार की मिश्रण है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम लोग चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं और कोई इलायची वगैरह डालते हैं, दूध डालते हैं, तो चाय भी एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। क्या होते हैं समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इनको हम लोग पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। यानी कि आपने एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ डाल दिया तो अगर पूरी तरीके से मिक्स हो गया तब हम ये कहेंगे कि वो मिश्रण है, वो कैसा है, समांगी मिश्रण है। और एक दूसरे यौगिक को पृथक रूप से न पहचान पाए उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे यहाँ पे उदाहरण से आप पूरा एकदम अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों कि जल में चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। यानी कि पानी के अंदर अगर आपने एक चम्मच चीनी डाल दी तो वो चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी और आप अलग से चीनी की पहचान नहीं कर पाओगे। तब हम ये कहेंगे कि जब हम यौगिक को पृथक रूप से पहचान ना कर पाए और पूरी तरीके से घुल जाते हैं जो पदार्थ, ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। और इसका दूसरा होता है दोस्तों विसमांगी मिश्रण। यानी कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे में अच्छे से घुलते नहीं है, पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, ऐसे मिश्रण को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। उदाहरण से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब आप चीनी और रेत का मिश्रण मिलाओगे तो चीनी के कण आपको अलग से दिखेंगे और रेत के कण आपको अलग से दिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। नमक और लोहे की छीलन, यानी कि नमक के टुकड़े, यानी कि नमक का पाउडर ले लिया और लोहे का पाउडर ले लिया, वो भी आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से अलग अलग दिखेगा, तो वो भी विसमांगी मिश्रण है। जल और तेल का मिश्रण, ये भी दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे, यानी कि तेल और जल कभी भी मिक्स नहीं होते, तो ये भी मिश्रण जो है कैसा है, विसमांगी मिश्रण है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में अंतर डिफरेंस जो है समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग ये पढ़ते हैं दोस्तों कि कुछ और प्रकार के मिश्रण होते हैं। और प्रकार के मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, मिश्रण कौन कौन से होते हैं, उसमें एक अपन विलयन पढ़ते हैं, एक हम लोग निलंबन पढ़ते हैं दोस्तों, सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, और एक हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोलाइड। तो इन तीन प्रकार के जो है मिश्रणों को पढ़ते हैं और तीनों प्रकार के मिश्रणों को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।
बात करते हैं पहले विलयन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है और उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइड क्या होता है। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण होता है, यानी कि दो पदार्थों का मिलाव पूरी तरीके से मिल जाते हैं, वो होता है विलयन। प्रकृति में ठोस के मिलियन होते हैं, यानी कि मिश्र धातु होता है एक प्रकार का, वो भी ठोस का मिलियन होता है, विलयन होता है। द्रव और गैसों के भी विलयन पाए जाते हैं। हम जो वायु तो देख ही नहीं पाते, तो हमें नहीं पता रहता कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ नाइट्रोजन है, यानी कि एक प्रकार का सहमांगी मिश्रण है और ये एक प्रकार का विलयन है। द्रव के विलयन तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपने पानी के अंदर दूध मिला दिया तो दूध और पानी के कणों को आप अलग से नहीं पहचान पाओगे, तो वो एक प्रकार का विलयन है। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के वैसे प्रकार हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन विलयन के अंदर जब हम चीजें मिलाते हैं तब हम दो प्रकार से पदार्थों को पढ़ते हैं। विलयन के प्रकार में, विलयन में पदार्थों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। दो प्रकार के पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि जब आप चीनी और पानी को मिलाते तो ज्यादा क्या लेते हो? पानी। तो जिस विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। यानी कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। तो यहां से आप छोटा सा इमेज से समझ सकते हैं दोस्तों कि विलयन के अंदर एक कम मात्रा में विलेय होता है और अधिक मात्रा में क्या होता है? विलायक होता है। अब विलयन के कुछ गुण समझते हैं। तो यह पूरी तरीके से एक समान मिश्रण होता है। एक समान मिश्रण का मतलब होता है कि दोस्तों कि जब आप चीनी पानी के अंदर घोल दोगे तब आप चीनी जो है वो सभी प्रकार सभी जगह पे जो है समान रूप से वितरित हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे हर जगह पे चीनी का जो है घुलना एक समान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बॉटम में चीनी ज्यादा हो गई और ऊपर वाले में चीनी पूरी तरीके से नहीं घुली, ऐसा नहीं होता। चीनी पूरे विलयन के अंदर एकदम अच्छे से घुल जाती है, यानी कि एक प्रकार का एक समान मिश्रण होता है। इसके कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इन कणों का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। नैनोमीटर को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 10⁻⁹ मीटर को ही हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। तो यानी कि जो विलयन के कण है इनका जो व्यास होता है, इनका व्यास 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। बहुत छोटे कण होते हैं, इनको हम आंखों से नहीं देख पाते। इन कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता और ये कणों से गुजरने वाले प्रकाश की किरण प्रकीर्णित नहीं होती, अर्थात प्रकाश का मार्ग जो स्पष्ट नहीं होता। यानी कि जब आप इधर से टॉर्च जलाओगे तो आप पता नहीं कर पाओगे कि आपकी टॉर्च की जो लाइट है कहां से आ रही है। आपको टॉर्च की लाइट अंदर से जाती हुई नहीं दिखेगी। ये आप पानी के अंदर से ट्राई कर सकते हो, आपको अलग से जो है लाइट, या हम इसके आगे एक इमेज मैंने ऐड कर रखा है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रकाश के मार्ग को जो है हमें ये स्पष्ट करके दिखाती है, कौन कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता। तो विलयन के कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश के मार्ग को जो है वो दृष्टिगोचर नहीं बनाते, यानी कि प्रकाश की किरण को जो है प्रकीर्णित या फैलाते नहीं है। अब हम विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार पढ़ते हैं। पहले आप इस इमेज को समझ के बता सकते हो, अगर विलय की मात्रा के आधार पर विलयन की सांद्रता कैसे बताए। यानी कि अगर आपने 100 ml पानी लिया, उसके अंदर 10 ग्राम चीनी डाली, फिर और 10 ग्राम चीनी डाली, फिर और 10 ग्राम और 10 ग्राम, तब जिसके अंदर ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिसके अंदर विलय की मात्रा ज्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। और सांद्रता के आधार पर हम विलयन 3 प्रकार के पढ़ते हैं। एक संतृप्त विलयन पढ़ते हैं, एक असंतृप्त विलयन पढ़ते हैं और एक अति संतृप्त विलयन पढ़ते हैं। तीनों को मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद ये लिखी हुई बातें बताऊंगा दोस्तों। तो पहले आप ये समझो, 3 इमेज समझेंगे आप लोग। यहां आपने दोस्तों 100 ml पानी लिया तीनों में, ठीक है। 100 ml पानी लिया, उसके अंदर आपने जो है 10 ग्राम चीनी या नमक डाल दिया, वो नमक या चीनी जो है घुल जाएगा। उसके बाद 10 ग्राम और डाला, 10 ग्राम और डाला, ऐसे करके आपने 40 ग्राम तक जो है चीनी डाल दी, और 40 ग्राम चीनी जो है इसके अंदर एकदम अच्छे से घुल गई। फिर जब आपने 50 ग्राम चीनी डालने की कोशिश की, 10 ग्राम और डाली, तो वो 10 ग्राम चीनी नहीं घुली। यानी कि जब पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी कि यदि एक विलयन में विलय की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी कि पूरी तरीके से घुल जाता है विलय, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलय किसे कहते हैं? यानी कि संतृप्तता क्या होती है, यानी कि घुलने की मात्रा, घुलने की जो है हाईएस्ट कैपेसिटी को हम संतृप्तता कहते हैं।
हाईएस्ट कैपेसिटी से कम आपने विलेय डाला है तो वो असंतृप्त विलेन है, और हाईएस्ट कैपेसिटी से ज्यादा डाला तो वो संतृप्त विलेन है। यदि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलेन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, यानी कि 40 ग्राम तो घुल गया जब तक, तो वो असंतृप्त विलेन है, और आपने 10 ग्राम और डाला तो 50 ग्राम डालते वो जो है 10 ग्राम नहीं घुला, तो जो पदार्थ विलेय का वो पदार्थ जो उसके अंदर नहीं घुलता विलायक के अंदर, ऐसे विलेन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलेय। और तीसरा होता है हमारा अति संतृप्त विलेन। ये क्या होता है, अभी 50 ग्राम आपने चीनी डाल दी, 10 ग्राम चीनी इसके अंदर नहीं घुली, तो अब आप क्या करते हो, आप इसके नीचे एक बर्नर लगा देते हो, इस पानी को करते हो गर्म। पानी को गर्म करोगे और बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा, ये जो 10 ग्राम आपने चीनी डाली एक्स्ट्रा जो पहले नहीं घुली थी, अब घुल जाएगी। अब घुल जाएगी तो अब ये विलेन कौन सा कहलाएगा, अति संतृप्त विलेन कहलाएगा। यानी कि विलेन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो, यानी कि संतृप्तता से अधिक आपने विलेय की मात्रा को डाल दिया है, उसको घोल दिया है, तो ऐसे विलेन को हम लोग अति संतृप्त कहेंगे। यानी कि जब तक विलेय पदार्थ घुलता है तब तक वो रहता है असंतृप्त विलेन, जब नहीं घुलता तो वो संतृप्त विलेन होता है, और जब नहीं घुलता और आपने उसको अधिक तापमान बढ़ा के और उसको संतृप्तता से ज्यादा घोल दिया उसके अंदर, तो वो सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त विलेन कहलाता है। तो हमने विलेन के बारे में पढ़ा। और दूसरा है हमारा सस्पेंशन या निलंबन। निलंबन थोड़ा सा विलेन से अलग है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, नहीं कि वो समांगी मिश्रण था, ये विसमांगी मिश्रण है, इनके अच्छे से मिलता नहीं है। विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, अपितु माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबित यानी कि कणों के रूप में बिखरे हुए रहते हैं, जो आप यहाँ इस इमेज से देख सकते हैं। निलंबित कणों को आंखों से देखा जा सकता है, और उदाहरण दे रखा है दोस्तों बालू और जल का मिश्रण। यानी कि जल के अंदर आप मिट्टी डाल दोगे तो मिट्टी के कण आपको दिखेंगे छोटे छोटे से, तो वो एक प्रकार का निलंबन का मिश्रण हो जाएगा। निलंबन मिश्रण के आपको गुणधर्म याद रखना है कि ये एक प्रकार का समांगी विसमांगी मिश्रण है। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यानी कि जब आप इसके ऊपर से लाइट गुजरेगी तो आपको इसकी लाइट का जो है मार्ग अच्छे से दिखेगा, यानी कि प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है, यानी कि आराम से आप ठहरा देते हो इसको, तो इसके जो विलेय के कण हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और इनको हम लोग छान के अलग भी कर सकते हैं। यानी कि आपने पानी के अंदर जो है रेत डाल दी, और जब वो रेत के कण जो है इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं, और इस पानी को आपने शांत छोड़ दिया, तो ये रेत के कण नीचे आके बैठ जाएंगे, और आप इसको छान के अलग कर सकते हो। तो एक प्रकार का ये जो कैसा है, अस्थायी विलेन होता है, यानी कि अस्थायी होता है निलंबन। और छानन विधि के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, यानी कि छान कर इनके मिश्रण के कणों को अलग अलग कर सकते हैं। और तीसरा हमारा मिश्रण है वो है कोलाइड मिश्रण। कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड इन दोनों के बीच का होता है, निलंबन के और हमारा विलेन के बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं कोलाइड। वह विलेन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो। ये आप थोड़ा सा समझे दोस्तों, कि जब 1 नैनोमीटर से कम होगी कणों का आकार तो उसको हम लोग विलेन कहेंगे, और जब 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग निलंबन कहेंगे, और इन दोनों के बीच का होगा उसको हम लोग कहेंगे कोलाइड विलेन। कोलाइड के कारण देखने में समांगी मिश्रण प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये विसमांगी मिश्रण होता है। ये छोटा सा दोस्तों ये पॉइंट जो है सब्जेक्ट, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझें कि कोलाइड के कारण नहीं है, कोलाइड के कण है। कोलाइड के कण जब हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि हमें अलग से दिखते नहीं। जिस प्रकार पानी के अंदर रेत के कण दिखते हैं, वैसे हमारे कोलाइड के अंदर जो विलेय के पदार्थ है, वो विलेय के कण है, वो दिखते नहीं है आंखों से, तो हमें लगता है कि ये समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में वो कैसा होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। उदाहरण दे रखा है दोस्तों दूध और रक्त। रक्त आपको पता है कि अपना ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 55% होता है प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है, और 45% होती है रक्त कोशिकाएं, जिसमें आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, प्लेटलेट्स आते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। तो इस प्रकार से घुले हुए रहते हैं। अपने को तो लगता है एकदम ही तो पूरा ब्लड जो है वो एक प्रकार का कैसा है, समांगी मिश्रण, यानी कि पूरा द्रव इधर अपने को अलग से दिखते ही नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रक्त के अंदर जो है ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ये कैसे रहते हैं, कोलाइड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि अंदर घुले हुए रहते हैं, लेकिन ये कण रहते हैं अलग अलग से हैं। अब कोलाइड के कुछ गुणधर्म है वो आपको पढ़ने, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि विलेन से आप क्या समझते हैं, विलेन के गुणधर्म लिखो। निलंबन क्या होता है, निलंबन के कुछ गुणधर्म समझाइए।
कोलाइड के गुणधर्म समझाई, तो गुणधर्म आपको याद करने होते हैं। यह एक विसमांगी मिश्रण, यानी कि कोलाइड और निलंबन दोनों ही विसमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। और जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो इसके कण जो है तल पर बैठ जाते हैं और ये स्थायी होते हैं। स्थायी क्यों होते हैं? जब इनको, क्योंकि अपन जो है ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, यानी आप ब्लड को जो है छान के उसके अंदर से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अलग नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि द्वारा यानी कि अपकेंद्रण के द्वारा आप इसको पृथक कर सकते हो। यानी अपकेंद्रण विधि द्वारा कोलाइड के विलय और विलायक को दोनों को अलग अलग कर सकते हो। और अपकेंद्रण क्या होता है? तो अपकेंद्रण हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे कि मिश्रण के पदार्थों को, मिश्रण के घटकों को किस प्रकार अलग करें, उसमें हम लोग एक विधि पढ़ेंगे अपकेंद्रण, तब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यानी कि प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर बना देते हैं, प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना देते हैं। और दृश्य कैसे बनाते हैं ये हम लोग आप इस इमेज से समझेंगे। इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, क्योंकि इस वैज्ञानिक थे जिसका नाम था टिंडल, उन्होंने सबसे पहले बताया था, इसलिए हम इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। कि कोलाइडी कणों, यहाँ पे कोलाइडी लिख रखा है, आप निलंबन भी साथ में याद रखें कि कोलाइडी कणों या निलंबन के कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि आपने इधर से टॉर्च से जलाई और यहाँ विलयन में आपको नहीं पता, आपको मार्ग, प्रकाश की मार्ग जो है अच्छे से नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे आपने दूध और पानी का मिक्सर मिला दिया, यानी कि प्रकाश का एक कोलाइड विलयन मिला दिया, तो आपको प्रकाश का मार्ग एकदम अच्छे से दिखेगा, प्रकाश की किरण को ये फैला देते हैं। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब हमारा जो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मिश्रण के घटकों को अलग अलग करने की विधियां या मिश्रण को पृथक करने के तरीके। कौन कौन सी विधियां? तो हम 5 से 6 विधियां पढ़ने वाले हैं जिसके द्वारा जो हम लोग मिश्रण के अलग अलग घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। पहला है हमारा वाष्पीकरण, जो आप लोगों को पता है कि वाष्पीकरण क्या होता है, कि मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यानी कि ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक का क्वथनांक कम होता है, एक का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा। तो हम उसको गर्म करते हैं ना, जैसे पानी और नमक का मिश्रण, आप आराम से समझ सकते हो इसी में से भी, कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि पानी और नमक का मिश्रण है और उसको गर्म करोगे तो पानी जो है वेपर यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे क्या रहेगा? नमक रहेगा। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। और दूसरा हमारा है अपकेंद्रीकरण, क्या होता है, जिसको हमने समझा था और यह इमेज भी दे रखा है और वो भी ब्लड का दे रखा है। इसको मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि अपकेंद्रण में क्या होता है कि कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। यानी कि आपने कभी देखा होगा कि ब्लड को जब टेस्ट किया जाता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है? 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्लाज्मा होता है और एक रक्त कणिकाएं होती है। और जब इसको बहुत तेजी से एक ट्यूब में डाल के बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण कौन से होते हैं? रक्त कोशिका, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आते हैं, वो तो नीचे चले जाते हैं और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर चला आता है। और इसी विधि को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीकरण। और ये अलग किस प्रकार से होता है? ये घनत्व के आधार पर अलग होता है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जो ज्यादा भारी होगा, वो नीचे चला जाएगा और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर चलाएगा। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी दूध से जब क्रीम अलग करते हैं तो दूध से क्रीम अलग करने की कौन सी विधि है? अपकेंद्रीकरण है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों पृथक्करण कीप के द्वारा पदार्थों को किस प्रकार अलग करते हैं। बहुत इजी है कि जब 2 अघुलनशील द्रव है, यानी कि 2 घुलते नहीं, यानी कि जैसे जल और तेल हो गया, जो कभी नहीं घुलते, तो जो एक साथ कभी नहीं घुलते उनको आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। क्योंकि जल और तेल के विलयन के अंदर क्या होता है? पृथक्कारी कीप का एक स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कि यानी कि जो ये इमेज आपको दिख रही है, इमेज से आप समझें कि ऊपर तेल रहता है, नीचे पानी रहता है और यहाँ पे आपने एक स्टॉप कॉर्क लगा दी, यानी कि इसको रोकने के लिए। और आपने धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी तो आपने एक बीकर में इकट्ठा कर लिया और अगला बीकर लेकर उसके अंदर तेल इकट्ठा कर लिया। इसी को पृथक्करण कीप कहते हैं। क्योंकि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये संरचना का नाम ही पृथक्कारी कीप है। तो 2 अघुलनशील द्रवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है?
तो दो अघुलनशील द्रव यानी कि दो आपस में जो द्रव आपस में नहीं घुलते उनको पृथक्कारी कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन आप लोग अच्छे से समझते होंगे, सब्लिमेशन यानी कि जब ठोस यानी कि सॉलिड द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है, इस विधि को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। तो दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि आपने अगर नमक और कपूर का मिश्रण लिया तो आपको पता है कपूर क्या होता है। कपूर एक प्रकार ऊर्ध्वपातन दर्शाता है, यानी कि दोनों के मिश्रण को आप 2-3 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए बाहर रख दोगे तो उसमें से कपूर अपने आप ही गायब हो जाएगा, क्योंकि कपूर जो है वो ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में, और हमें शुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। यानी कि नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटो का मतलब होता है रंग, यानी कि रंगों को अलग करने की जो विधि होती है इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक के अंदर घुले रहते हैं। यानी कि जब आप देखते हो कि आपने 5 प्रकार के रंग एक जल के अंदर घोल दिए और आप उन 5 प्रकार के रंगों को घोल कर एक नया रंग बन गया, आपको यह पता करना है कि उन 5 प्रकार के रंग कौन कौन से आपने घोलाए, उसके अंदर घोल के अंदर मिलाए थे, आपको उनको अलग अलग करके पता लगाना है। तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस विधि का उपयोग रंगों को पृथक करने में किया गया था। यानी कि इस विधि का प्रयोग सबसे पहले जो है रंगों को अलग करने के लिए किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है क्रोमेटोग्राफी का रखा गया है। बाकी इसका उपयोग बहुत सारी जगह काम किया जाता है, यानी कि इसके डाई के रंगों को पृथक करने में, यानी कि डाई के रंग को अलग अलग करने में तो पता करता ही है, रक्त के अंदर नशीले पदार्थों को पृथक करने में भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। यानी कि ब्लड के अंदर कौन कौन से ऐसे पोस्टमार्टम के टाइम डॉक्टर यूज करते हैं इसका, या फिर जांच में जो है इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी की जाती है। इसमें पदार्थों को उनकी संचरण दर के आधार पर पृथक किया जाता है। इसको क्रोमेटोग्राफी की विधि के उपयोग मैंने आपको बता दिया, डाई के रंगों को अलग करने में और रक्त में नशीले पदार्थों का पता लगाने में। ये उनकी संचरण दर क्या होती है, ये एक शब्द आया संचरण दर। यानी कि जैसे आपने, ये आपको मैं पूरा एग्जांपल ही समझा देता हूँ। जैसे इमेज बना रखा है, जो इसको आपको, अगर आपके ब्लैक पेन है घर पे या फिर अपनी ब्लैक पेन है, तो आप एक ब्लैक डॉट लगाओ अपने एक पेज पे और इस पेज को पानी के अंदर डुबा दो। तो क्या होगा, आप 10-15 मिनट आधे घंटे बाद देखोगे तो पानी उस रंग में जो है, जो आपने ब्लैक डॉट बनाया था, है ना, उस डॉट से बहुत अलग अलग कलर निकले। कोई कलर बहुत ऊपर तक गया, कोई थोड़ा नीचे तक, कोई बहुत नीचे तक, यानी कि अलग अलग। किसी रंग की जो है संचरण दर बहुत अधिक, यानी कि वो बहुत ऊपर तक चला गया, और किसी रंग की संचरण दर है वो कम है तो वो बहुत नीचे तक रह गया। यानी कि इस प्रकार आप पता कर पाते हो कि आपने जो डॉट बनाया है एक ही कलर का बनाया था, लेकिन उसके अंदर कितने प्रकार के रंग मिलाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कौन सी विधि यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, यानी कि डाई के रंगों को पृथक पृथक पहचानने में, और रक्त के अंदर नशीले पदार्थों का देखने पर भी कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। अगली हमारी जो विधि है इसका नाम है आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि। अब इस विधि का प्रयोग, आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है घुलनशील द्रवों को। अघुलनशील द्रवों के लिए हम लोग पृथक्कारी कीप यूज करते हैं। जब दो द्रव आपने मिलाए और दो द्रव आपस में घुल गए तब उनको अलग कैसे करेंगे, तो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आसवन विधि का और प्रभाजी आसवन का। दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो आप समझ लो, कि अगर आपके पास घुलनशील द्रव दो है ना, दो घुलनशील द्रव है और दो घुलनशील द्रवों के अंदर जो है क्वथनांक का अंतर उनके 25 डिग्री से, यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम है, तब तो आप लोग प्रभाजी आसवन यूज करेंगे। और जब उनके बीच का अंतर, क्वथनांकों का अंतर जो है 25 डिग्री से ज्यादा है, तब हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने पता होगा कि आप जब दूध गर्म करते हो और दूध के अंदर पानी की मात्रा को कम करनी होती है, तो हम लोग दूध को बहुत ज्यादा देर तक गर्म करते हैं, तो दूध का पानी जो है सारा वेपर बन के उड़ जाता है। तो क्योंकि दूध और पानी का जो क्वथनांकों का अंतर है वो 25 डिग्री से ज्यादा है, तो ऐसी विधि को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। यानी कि दो घुलनशील द्रवों के बीच क्वथनांकों का अंतर अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तो उन्हें आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। और यदि दो घुलनशील द्रवों के बीच क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री से कम है तो उन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन और आसवन में कुछ फर्क नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे गर्म किया
और इधर से वो पानी जो है ठंडा होकर वापस दूसरे में आ गया। लेकिन प्रभाजी आसवन में कुछ नहीं है कि इसी आसवन विधि के बीच में एक प्रभाजी कॉलम लगा दिया जाता है, ताकि जो है वो कम क्वथनांकों के अंतर वाले द्रवों को भी जो है एकदम आसानी से अलग कर पाए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्रभाजी आसवन और आसवन विधि में क्या किया जाता है कि घुलनशील द्रवों को पृथक किया जाता है। जिसके 25 डिग्री से ज्यादा क्वथनांकों का अंतर है उसमें हम लोग आसवन विधि यूज करते हैं, और जिसमें 25 डिग्री से कम क्वथनांकों का अंतर है उनके लिए हम लोग प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है कि जो एक वायु है, वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, वायु के घटकों को किस प्रकार अलग करेंगे, यानी कि वायु के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इनको आपको अलग करना है तो आप कैसे करोगे? तो इनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। लेकिन आपने तो सुना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रभाजी आसवन और आसवन विधि जो है ये घुलनशील द्रवों के लिए यूज की जाती है, लेकिन हमारे वायु के अंदर तो गैसें है। तो हम क्या करते हैं, पहले संपीड़न के द्वारा यानी कि गैसों के ऊपर बहुत तेज दाब लगा के इन गैसों को द्रव में परिवर्तन करते हैं, और जब द्रव बनाने के बाद हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको अलग कर पाते हैं। तो आप पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वायु के मिश्रण के संघटकों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और सबसे अंतिम विधि हमारी दोस्तों क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, तो मैं आपको पहले छोटा सा ये आपको इमेज से समझा देता हूं, फिर आपको ये पॉइंट मैं समझा दूंगा कि आप कोई ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ आपके पास अशुद्ध ठोस है। जैसे आपने ये आप उदाहरण से समझेंगे कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपने क्या किया, समुद्र का पानी लिया, समुद्र के पानी को जमीन में छोड़ा और समुद्र में पानी का जो है वो भाप बन गया और पीछे नमक रहा। वो नमक अपने खाने लायक नहीं होता है, अपने किसी काम का नहीं होता। तो हमें उस नमक से शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक ठोस को शुद्ध पदार्थ में बदलने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं क्रिस्टलीकरण का। तो उस नमक को, यानी कि समुद्रों से प्राप्त नमक को शुद्ध कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। और क्रिस्टलीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि उस नमक को हम लोग लेते हैं और उसको पानी के अंदर मिलाते हैं। पानी के अंदर एकदम अच्छे से घोल देते हैं, गर्म करके पानी में, और उसको एकदम अच्छे से घोल देते हैं। फिर पानी को ठंडा कर देते हैं। पानी को ठंडा करते हैं तो जो है ना, उसके अंदर जितनी भी अशुद्ध है वो तो पानी के अंदर घुली रह जाती है, और शुद्ध नमक जो है वो एक प्रकार से क्रिस्टलों के रूप में ऐसे जम जाता है, और उसको छान के अलग कर लेते हैं। समझे वापस दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने अशुद्ध नमक इसके अंदर डाला, अशुद्ध नमक को पानी के अंदर घोल दिया, फिर पानी को गर्म किया, पानी को गर्म कर दिया, वो पानी के अंदर जो है नमक घुल गया। फिर पानी को ठंडा किया तो नमक क्या हो गया, वापस ठोस पदार्थ के रूप में नीचे जम गया, और इस नमक के अंदर जितनी भी अशुद्धियां थी वो पानी के अंदर ही रह गई, वो उसके साथ जो है इस क्रिस्टल के अंदर नहीं आई, और इस क्रिस्टल को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण। किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा संघटक को पृथक करना। यानी कि पहले किसी विलयन में घोलते हैं और उसके बाद में क्रिस्टलीकरण द्वारा संघटक को अलग कर देते हैं। और क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण का यूज किया जाता है, और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को जो है पृथक करने में भी हम लोग क्रिस्टलीकरण का यूज करते हैं। ये सेम विधि है, और इसी विधि द्वारा जो है हमें कोई अशुद्ध नमूना मिलता है फिटकरी का, और उससे हमें शुद्ध फिटकरी प्राप्त करनी है, तो भी हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन यानी कि किसी भी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, कैसा भी परिवर्तन, परिवर्तन तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंत रूपांतरण होता है, यानी कि ठोस का द्रव होता है, द्रव का गैस होता है, गैस का ठोस होता है, या फिर उसके रंग में बदल जाता है, या रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन होता है, परंतु उसका रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि ऐसे पदार्थ, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, आकार में, रंग में, रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का नमक में घुलना,
तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और इसको आप लोग वापस जो है इनको अलग अलग कर सकते हो। कागज का फाड़ना, मोम का जलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। और भी दे रखा है कि दोस्तों कोई चीज का पिघलना, श्रेडिंग यानी कि किसी कागज की जो कतरते हैं, हम कागज को काटते हैं, वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। पानी को गर्म करके बॉईल करते हैं, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और टमाटरों को जो है काटते हैं, ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। यानी कि इसमें अवस्थाएं, आकार, आकृति परिवर्तित हो रही है, इनका रासायनिक संगठन बदल रहा नहीं रहा है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के यानी कि संघटकों का रासायनिक संगठन बदल जाता है। पदार्थ का जब रासायनिक संगठन, रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, जब दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कंबसन, यानी कि आप किसी भी चीज को जलाते हो, जैसे आपने लकड़ी को जला दिया, तो लकड़ी जलाने के बाद फिर वो लकड़ी नहीं रहेगी, फिर वो राख बन जाएगी। दोनों का केमिकल अलग अलग हो जाएगा, दोनों की रासायनिक प्रवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। यानी कि किसी चीज को जलाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई फल जो है वो सड़ जाते हैं, तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उनकी रासायनिक प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है, हमारा जो डाइजेशन, हम खाना जो है खाते हैं, वो पचने के बाद वो क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः वह चीज नहीं बना सकते जिससे जो है वो परिवर्तन हुआ है। यानी कि जैसे लकड़ी से राख बनी है, तो राख से हम लोग लकड़ी नहीं बना सकते, लेकिन पानी अगर गर्म करके हमने उबाल दिया तो जो भाप से वापस पानी बना सकते। ये जो हमने कागज काट दिए, इन कागज को वापस जो है फैक्ट्री में ले जाके इनको कागज बनाया जा सकता है। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, और जिसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण और लिख रखे हैं, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, दूध का दही में परिवर्तन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं? तो तत्वों के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने बताया था दोस्तों, जो याद करने वाला पॉइंट है कि रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्वों के बारे में बताया था, और तत्वों की परिभाषा सबसे पहले दी थी लवाइजिए ने। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और लवाइजिए ने क्या कहा था? लवाइजिए ने कहा था कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया की जगह अभिक्रिया। लवाइजी के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि तत्व सबसे सरल पदार्थ है, आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवा के उसको तत्व को और नहीं तोड़ सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। और ये परिभाषा दी थी लवाइजिए ने। तत्वों को तीन भागों में बांटा गया। जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब बारे, तो ये सब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि इनमें तीन प्रकार के तत्व पढ़ते हैं। एक धातु पढ़ते हैं, एक अधातु पढ़ते हैं, और एक उपधातु पढ़ते हैं। अब धातु क्या होते हैं? तो धातु के गुण लिख रखे हैं दोस्तों कि धातुएं चमकीली होती है, विद्युत और ताप की सुचालक होती है, यानी कि इनके अंदर करंट आता है। धातुएं तन्य होती है, यानी कि इनकी तार बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा लोहे की तार होती है, तांबे की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है। आघात वर्धनीय होती है, आघात यानी कि इनको पीट कर एक चादर बनाई जा सकती है। आपने देखे होगा टिन के शेड बनाते हैं हम लोग, या फिर हम लोग शेड बनाते हैं लोहे के, आयरन के शेड लगाते हैं घरों के ऊपर। तो ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इनकी ये कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है। और धातुओं को पीटने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, यानी कि चमकीली होती है, सुचालक होती है, तन्य होती है, आघात वर्धनी होती है, प्रतिध्वनि करने वाली होती है। ये बातें जो है दोस्तों याद करने वाली होती हैं। और ये बात पॉइंट आपको समझने वाला है कि धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। कैसे त्यागती है, क्यों त्यागती है, इनको हम लोग आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद ध्यान रखेंगे कि धातुएं जो है कभी भी रासायनिक अभिक्रिया करती है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, न कि इलेक्ट्रॉन को लेती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसको हम लोग, उसके ऊपर जो आवेश होता है उस पे ऊपर धनावेश होता है। इसको भी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे धनावेश आता है और कैसे ऋणावेश आता है। आगे दोस्तों नोट लिख रखा है कि पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अन्य सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सारी ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और उदाहरण आपके यहाँ पे दोस्तों इस इमेज को पढ़ के आप सारे उदाहरण पढ़ सकते हैं कि सोना, चांदी, कॉपर, ब्रास, निकल, ये सारे कैसे हैं? धातु है। अधातु, अधातु धातु का उल्टा होती है, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन देती है तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है।
अधातुएं तन्य, आघात वर्धनीय, प्रतिध्वनिपूर्ण, ताप और विद्युत की सुचालक, ये सब नहीं होता है। यानी कि वो चमकीली होती है तो अधातु चमकीली नहीं होती, धातु तन्य होती है तो अधातु तन्य नहीं होती, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती, प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ताप और विद्युत की सुचालक नहीं होती अर्थात कुचालक होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः अधातु ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः अधातु जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है और गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो आप ध्यान रखेंगे कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये रहा ब्रोमीन जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और धातुओं में पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण दोस्तों ये सारे अधातु के लिख रखे हैं, फिर भी यहाँ पे आप ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन याद रख सकते हो। बाकी सारे अधातु जो यहाँ पे इस डब्बे में दे रखे हैं। अब उपधातु क्या होते हैं दोस्तों? तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि कभी धातुओं की तरह व्यवहार करते हैं और कभी अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं। ऐसे तत्वों को हम लोग कहते हैं उपधातु। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों उपधातुओं के उदाहरण याद रखने कि सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु है। अब अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है यौगिक कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व मिलके और एक नियत अनुपात में, ऐसा नहीं कि ऐसे मन हो गया और मिल गए, नहीं, एक नियत अनुपात मिलता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा H2O के मिलके ही जल बनेगा, यानी कि H2O2 मिलके जल कभी नहीं बनेगा, HO2 मिलके कभी जल नहीं बनेगा। यानी कि एक हमेशा जो इनका अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। एक, दो या दो से अधिक तत्व नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर मिलके और क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे नमक है, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। जल है, अमोनिया है, ये सब क्या है? एक प्रकार के यौगिक है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कि यौगिक भी तत्वों के मिश्रण से बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के यौगिक बनता है, और दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों को मिला के मिश्रण बनता है। तो दोनों में अंतर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप, ये पूरा एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, यानी कि तत्व और यौगिक को सिर्फ मिलाया जाता है, उनके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, वो होता है मिश्रण। लेकिन यौगिक में क्या होता है? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। यानी कि आप जल और नमक को मिलाओगे तो जल और नमक मिलाओगे तो जल और नमक ही रहेंगे, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। लेकिन जब इनके ऊपर आप अभिक्रिया करवा के जब नया पदार्थ बनाओगे और दूसरा यौगिक बनाओगे, उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। यानी कि इसके अंदर सिर्फ मिलते हैं, इसके अंदर क्रिया करके यौगिक बना देते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि इसके संगठन का परिवर्तन हो सकता है। यानी कि आपने नमक और जल को मिलाया है तो नमक को अलग कर सकते हो, जल को अलग कर सकते हो, लेकिन इसका जो यौगिक का संगठन वो सदैव स्थायी होता है। कैसे? जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया करके जल बना लिया तो ये जल हमेशा परमानेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि इनको वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हो, नहीं, ये हमेशा जल जो है परमानेंट हो जाएगा। लेकिन नमक और जल को मिलाओगे तो ना, ये परमानेंट नहीं। आप पानी गर्म करोगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक आपको पीछे वापस मिल जाएगा। मिश्रण में उपस्थित घटकों को गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, यानी कि आपने चीनी डाली है पानी के अंदर या नमक डाला है तो वो पानी के अंदर वो अपने गुण दर्शाएगा। नमक डाला है तो पानी खारा होगा, और चीनी डाली तो नमक जो है, पानी जो है वो मीठा होगा। यानी कि संगठक अपने गुण दर्शाते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है? नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से अलग होते हैं। यानी कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल बनाए तो ये जल ना तो ऑक्सीजन के जैसा है ना हाइड्रोजन के जैसा है, इन दोनों से पूरी तरीके से अलग बनेगा। घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो हमने पढ़ लिया, बहुत सारी विधियों के द्वारा मिश्रण के घटक अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, इन विधियों के द्वारा हम लोग यौगिक मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक के घटकों को अलग नहीं कर सकते हैं। अलग कर भी सकते हैं, अलग करना हमारे को जो है एक रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग करना पड़ता है। यानी कि इसको केमिकल क्रियाओं के द्वारा अभिक्रिया करवा के जो है इन यौगिकों से किसी प्रकार के पदार्थ को, तत्व को अलग करना पड़ता है। साधारण भौतिक विधियों से इनको अलग नहीं कर सकते।
यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।